प्रणाम सभी को। बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में आप सबका स्वागत है। और आज हमारी अतिथि हैं डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल। मैम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। इनका अध्यापन अनुभव लगभग 35 वर्षों का है और मैम चर्चित साहित्यकार हैं। इनके अंतर्गत एमफिल और पीएचडी के अनेक शोधार्थियों ने एमफिल पीएचडी की है और इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं हिंदी उपन्यास में कामकाजी महिला, एक नजर कृष्णा सोबती पर, इतिवृत्त की संरचना और संरूप, 15 वर्ष के प्रतिमानक उपन्यास, समकालीन कथा साहित्य, सरहदें और सरोकार, स्त्री लेखन स्वप्न और संकल्प, साहित्य की जमीन और स्त्री मन के उच्छ्वास, हिंदी कहानी वक्त की शिनाख्त और सृजन का राग, साहित्य का स्त्री स्वर, हिंदी उपन्यास का स्त्री पाठ, हिंदी उपन्यास समय से संवाद, हिंदी उपन्यास सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हाशिए का समाज। इनके कहानी संग्रह हैं घने बरगद तले, आओ माँ हम परी हो जाएं। इनकी कुछ संपादित पुस्तकें हैं कहानी यात्रा 7, मुक्तिबोध की प्रतिनिधि कहानियां, कथाक्रम, प्रतिनिधि कहानियां, कथा वातायन, निबंध के रंग, उषा प्रियंवदा की प्रतिनिधि कहानियां। और मैम के 250 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हैं। मैम ने अनेक पुस्तकों की भूमिका और ब्लर्ब लिखा है। हरियाणा साहित्य अकादमी की अनेक पुस्तकों में इनकी कहानियां, व्यंग्य और आलेख संकलित हैं। मैम को हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 1987 में कहानी आकाश बेल के लिए कहानी पुरस्कार मिला है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2003 में कहानी आर्किटेक्ट के लिए कहानी पुरस्कार मिला है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा समकालीन कथा साहित्य और सरोकार पुस्तक पर आलोचना पुरस्कार 2008 में, स्पंदन आलोचना पुरस्कार भोपाल में 2010 में, मुक्तिबोध कथा आलोचना सम्मान लखनऊ में 2016 में, बनमाली कथालोचना पुरस्कार बनमाली सृजन पीठ भोपाल 2017 में, नारी शक्ति सम्मान जनता टीवी दिल्ली 2017, शिव कुमार मिश्र स्मृति सम्मान आनंद गुजरात 2017, चंगम पूसा साहित्य सम्मान कोच्चि केरल 2017। मैम की पुस्तकें अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में एवं संदर्भ पुस्तकों में शामिल हैं। 200 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों, कॉन्फ्रेंसों में अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, बीज वक्ता, आमंत्रित वक्ता के रूप में मैम की भागीदारी हो चुकी है। मैम वर्ष 2003 में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन में भागीदारी हेतु मॉरिशस और वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन में भागीदारी हेतु ब्रिटेन की यात्रा कर चुकी हैं। मैम हम लोग आज अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं कि आज हमारे बीच आप उपस्थित हैं। तो मैम हम सभी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और आपसे यह निवेदन करते हैं कि आज के विषय पर आप अपनी बात रखें। शुक्रिया। इससे पहले कि रोहिणी जी अपनी बात रखें, मैं रोहिणी जी का स्वागत करना चाहूंगी बड़ी बिंदी की तरफ से और अपनी तरफ से भी। नमस्ते रोहिणी जी। मुझे लगता है हम लोग अपने अपने माइक म्यूट कर लें क्योंकि आवाज इको हो रही है। तो अभी 2-3 चीजें आपका इस बड़ी बिंदी साप्ताहिक कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए हमें सच में बहुत खुशी हो रही है। और आपका जो कद है उसके हिसाब से शायद बड़ी बिंदी बहुत छोटा ग्रुप है, लेकिन ये महिलाओं का ग्रुप है और इसमें हर तरह की महिलाएं हैं और हम चाहते हैं कि आप जैसी प्रबुद्ध महिलाएं यहाँ आए और अपनी बातें रखें साहित्य पर और साहित्य के साथ साथ साहित्य के हमारे समाज के अलग अलग घटकों पर, जिससे कि हमारी वो सभी महिलाएं जो या तो घरों में हैं या बहुत छोटी छोटी जगहों पर हैं और जिन्हें शायद आपसे कभी मिलने का अवसर नहीं मिल पाएगा, लेकिन आज वो यहाँ आपके साथ मिल करके आपको सुन करके जरूर कहीं ना कहीं से वो लाभान्वित होंगी। तो एक बार फिर से मैं अपनी तरफ से और बड़ी बिंदी क्लब की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। एक छोटी सी सूचना देना चाहूंगी कि 2 चीजें कि शायद माइक के इको में कुछ दिक्कत होती है, तो जो बोले जो ना बोल रहे हो, जैसे मैं जब नहीं बोलूंगी तो माइक अनम्यूट कर लूंगी, तो जो भी ना बोल रहा हो वो माइक अनम्यूट कर लें। और दूसरी चीज जो पिछले हफ्ते हमने फेस किया था कि बीच बीच में नेटवर्क की दिक्कत हो रही है, तो अगर मैं चली जाऊं नेटवर्क से बाहर या विभा चली जाए या आप चली जाएं बाय चांस अनफॉर्चुनेटली, तो जो स्क्रीन पर है
वो बोलते रहेंगे। बस अब इसके साथ ही मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ और आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप अपनी बात रखें। रोहिणी जी। शुक्रिया विभा रानी जी, विभा कुमारी जी, यानी विभा द्वय। बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद कि मुझे इस मंच से अपनी बात कहने का अवसर मिला है। चूंकि यह मंच स्त्रियों का मंच है, तो स्त्री जीवन को विषाक्त करने वाली समस्याओं पर बात करना, स्त्री की अस्मिता को पीछे धकेल कर, हाशिए पर धकेल कर उसके पूरे के पूरे वजूद को पुरुष सापेक्ष बना देने वाली इस पितृसत्ता और हमारी समाज व्यवस्था के साजिशों को, अपने दायित्वों को और आने वाली पीढ़ी के संस्कार के लिए स्त्रियों की भूमिका को रेखांकित करना बेहद जरूरी हो जाता है हमारे आज के समय में, खास तौर पर जब हम प्रगति का दावा भरते हुए अतीत की तरफ देखते हुए चलते हैं। तो इसीलिए मैंने आज अपने संवाद के लिए विषय भी वही चुना है जो स्त्रियों के बीच काफी मौजूद विषय है, जो सनातन है, पुराना ही नहीं हुआ। भले ही हम कितना ही दम्भ भर लें कि हम प्रगतिशील हो गए हैं, आधुनिक हो गए हैं और हमने अपनी स्त्रियों को संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से और शैक्षणिक रूप से बहुत से अधिकार और रक्षा कवच दिए हैं, लेकिन स्त्री आज भी प्रेम की स्वायत्तता को लेकर और यौन हिंसा को लेकर उसी बर्बर युग की यातना का शिकार हो रही है। तो इस स्त्री प्रेम और यौन हिंसा इस विषय पर बात करने के लिए जब मैं अपने आप को एकाग्र चित्त करती हूँ इस विषय पर, तो मुझे अनायास दो चीजें याद आती हैं, दो रचनाएं। सबसे पहले मैं साझा करूंगी यशपाल के उपन्यास दिव्या का एक हिस्सा। असल में मैं उसके अंतिम दिव्या उपन्यास के अंतिम पृष्ठ पर अपनी दृष्टि केंद्रित करना चाहती हूँ, लेकिन उस अंतिम पृष्ठ तक पहुंचने की एक वैचारिक यात्रा या एक कथा यात्रा जो पूरे उपन्यास में यशपाल ने दी है, उसको बहुत संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि श्रेष्ठी वर्ग की दिव्या, एक कुलीन परिवार की युवती दिव्या पृथुसेन नामक एक राजपुरुष से, एक बहुत बड़े सेनाधिकारी से वह प्रेम करती है, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां पृथुसेन के पिता की लिप्सा और पृथुसेन के उस पितृसत्ता के अधीनता के कारण दिव्या को छोड़कर किसी और युवती से उसका विवाह कराती हैं। और तब दिव्या के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता कि वह चुपचाप अपने घर से भाग जाए, क्योंकि उसके गर्भ में, उस अविवाहित युवती के गर्भ में पृथुसेन की संतान पल रही है, जो विवाह होने पर भले ही वैध हो जाती, लेकिन इस समय अवैध है। और उस अवैध संतान को जन्म देने के लिए उसके पास कोई आर्थिक स्रोत नहीं है, कोई सामाजिक संरक्षण नहीं है। इसीलिए उस संतान के साथ वह कुलीन तंत्र की एक शिक्षित युवती, उस समय की स्थितियों के अनुरूप एक शिक्षित युवती, वह एक दासी के रूप में अपनी जीविका उपार्जन करती है और वहां अपने मालिक के बर्बरता, अमानुषिकता की शिकार होकर वह सोचती है कि स्त्री स्वतंत्र सिर्फ बौद्ध भिक्षुणी बनकर हो सकती है। वह बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने जाती है, तो वहां उसे पता चलता है कि स्त्री जब तक इस समाज के अधीन है वह स्वतंत्र है ही नहीं। बौद्ध भिक्षुणी बनने के लिए भी उसे पति की, संतान की, भाई की या पिता की अनुमति लेनी होगी। और तब उसे पता चलता है कि स्वतंत्र स्त्री बौद्ध धर्म की दृष्टि में वही है जो इस पूरी की पूरी व्यवस्था के चंगुल से मुक्त हो गई है। और तब यह माना जाता है कि वेश्या स्वतंत्र स्त्री है। उस विकल्पहीन स्थिति में दिव्या जब वेश्या बनती है और वेश्या बनने के बाद जब एक नामी गणिका होने की वजह से उसे उसी राज्य में नृत्य के लिए बुलाया जाता है, तब राजसभा में यह प्रश्न उठता है कि स्त्री का पतन क्यों हुआ है और अब दिव्या जैसी पतिता स्त्री के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए कौन पुरुष आ सकता है। पृथुसेन उसका प्रेमी विवाहित है। अन्य युवक इस लांछित पतिता, तिरस्कृता स्त्री को अपनी सहधर्मणी नहीं बनाना चाहते। बौद्ध धर्म
में वह अब अनुयायी होना ही नहीं चाहती, क्योंकि धर्म जहां स्त्री पर पुरुष के अंकुश को स्वीकार करता है, वह कम से कम दिव्या की दृष्टि में, और दिव्या की दृष्टि में हम यशपाल की दृष्टि को देखते हैं, वह धर्म स्त्री की मुक्ति का एक आख्यान नहीं रच सकता है। तब ऐसी अवस्था में मॉरिस नामक एक युवक जो ज्ञानी है, संत है, कलाकार है, वह आता है और अपनी एक कलाकृति दिखाता है, और वह दिव्या का वर्णन करने के लिए इच्छुक है और अपनी एक कलाकृति दिखाता है। उस कलाकृति में सिर्फ और सिर्फ वक्ष, स्त्री का वक्ष बना हुआ है, स्त्री के स्तन बने हुए हैं, और वह कहता है कि यह है स्त्री का संपूर्ण परिचय। और विकल्पहीन दुरदुराई हुई दिव्या के सामने समस्त पुरुष जाति के बीच में मॉरिस ही एकमात्र उसे एक ऐसा संवेदनशील युवक दिखाई पड़ता है जो अपनी पितृसत्तात्मक व्यवस्था से अनुकूलित सोच के बावजूद उसे एक उदार, सहिष्णु, स्त्री संवेदी हृदय दिखाई पड़ता है। इसी के साथ अब मैं एक दूसरी कहानी, हालांकि यहाँ पर मैं एक प्रश्न चिन्ह लगा रही हूं कि क्या मॉरिस सच में आज की स्त्री का एक आकांक्षी युवक हो सकता है? वह तो पूरी तरह से स्त्री के परिचय को, स्त्री की बुद्धि, स्त्री का हृदय से नहीं, स्त्री के वक्षस्थल को स्त्री का संपूर्ण परिचय मान रहा है। और अब लगता है कि वह जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त इत्यादि प्राचीन हमारे प्रारंभिक कवियों की कविताओं को ही अनुगुंजित कर रहा है कि इस अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों आंचल में है दूध और आंखों में पानी। लेकिन इसके बाद एक दूसरा प्रकरण, इजराइल के एक इतिहासकार हुए हैं, चिंतक, दार्शनिक भी है वो, युवाल नोवा हरारी। और हम जानते हैं कि उनकी 2 किताबों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी धूम मचाई है, एक सेपियंस और सेपियंस के बाद होमोटियस। ये दोनों किताबें मानव सभ्यता के इतिहास की एक प्रामाणिक गाथा को प्रस्तुत करती है, क्योंकि वो स्वयं इतिहासवेत्ता है और आर्कियोलॉजिस्ट हैं, प्राचीन इतिहास में उनकी रुचि है। तो उन्होंने अपने जीवन पर्यंत की शोध को आधार पर उन्होंने इस पुस्तक को रचा है। उन्होंने ये कहा है कि 70,000 साल पहले मनुष्य अपने पूर्वज बंदर, जिसे हम आम भाषा में बंदर कहते हैं, उसे उन्होंने निएंडरथल बताया है कि मनुष्य निएंडरथल्स के विकास की प्रक्रिया की एक सबसे उन्नत कड़ी है। और 70,000 साल पहले कॉग्निटिव रेवोल्यूशन यानी संज्ञानात्मक क्रांति शुरू हुई थी, जिसमें मनुष्य ने अपने आप को अन्य पशुओं से बुद्धि के बल पर अलग किया है। इसीलिए मनुष्य का नाम ही है होमो सेपियंस। आज मनुष्य को जब हम कहते हैं होमो सेपियंस, तो होमो सेपियंस लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बना है। होमो मीन्स मैन और सेपियंस मीन्स वाइज, विजडम। तो वह मनुष्य क्या है जो अपनी विकास परंपरा में शरीर की स्थूलता और बाह्य परकता से ऊपर उठकर बुद्धि के सहारे इस समूचे प्राणी जगत में अपने आप को एक बेहतर स्थिति में रख पाया है। यानी मनुष्य का विकास उसके शरीर से आगे चलकर क्रमशः उन्नत सोपानों पर चलते हुए उसने बुद्धि के बल पर अन्य प्राणी जगत के शेर, मैमथ, हाथी, भालू, खूंखार जानवरों के से अपनी लड़ाई लड़ते हुए उन्हें न केवल जीता, बल्कि बल की दृष्टि से बहुत नीचे, प्राणी जगत में बहुत नीचे के हायरार्की पर होते हुए भी उसने अपनी बुद्धि के बल पर प्राणी जगत को, प्रकृति को, आकाश को, यानी पूरे के पूरे ब्रह्मांड को अपनी उंगलियों पर नचाया। तो यहीं से मेरा एक प्रश्न शुरू होता है कि पुरुष, देखिए होमो का अर्थ है मैन, मैन का अर्थ है पुरुष, और स्त्री, चाहे उसे हम नर का अपोजिट बाइनरी नारी के रूप में लें, चाहे मैन के अपोजिट बाइनरी वुमेन में लें, स्त्री अपनी शाब्दिक अवधारणाओं में भी
पुरुष के सापेक्ष है। मैन है तो उसे वू करने वाली, उसके ध्यान को आकृष्ट करके, अपनी दैहिकता के माध्यम से आकृष्ट करके उसके साथ संबंधों का एक जाल बुनने वाली एक लैंगिक इकाई स्त्री मान ली वुमेन मान ली जाती है। उसी तरह से नर के अधीन, नर से ही की आवश्यकताओं के लिए बनी हुई स्त्री नारी है। तो पुरुष यदि विकास की अवस्था में अपनी दैहिकता से मुक्त होकर बुद्धि को अपना परिचय मानता रहा है, तो मेरा प्रश्न यहां से उठता है कि स्त्री को के समूचे वजूद को, अस्मिता को, परिचय को क्यों देह की एक छोटी सी घाटी में ही संकीर्ण कर दिया जाता है। स्त्री का परिचय आज भी देह के रूप में ही लिया दिया जाता है। यह एक ग्लोबल संस्कार के रूप में है। इसीलिए स्त्री के सामने जीरो फिगर का एक बहुत बड़ा दबाव है। इसीलिए पूरी की पूरी आप वैश्विक उसमें देख लीजिए, गोरा रंग, गोरा या काला होना पुरुष के लिए वर्जना या नाइटमेयर का सूचक नहीं है। लेकिन स्त्री यदि गोरी नहीं है, स्त्री यदि जीरो फिगर दुबली पतली नहीं है, स्त्री के पास यदि सौंदर्य प्रसाधन नहीं है, अपने आप को वो प्रेजेंट अच्छा सा नहीं कर रही है, पुरुष के सामने तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे उसके दांत बहुत काले या लाल ही क्यों ना हो गए हो, चाहे उसके बाल वनमानुष्य जैसे ही क्यों ना हो। लेकिन स्त्रियों को तो अपनी त्वचा पर वैक्सिंग कराकर, अन्य ब्यूटी पार्लर के तमाम अमानुषिकताओं को झेलकर अपने आप को सुचिक्कन रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है। तो क्या स्त्री स्वयं अपने आप को देह के रूप में ही मान रही है? यह प्रश्न हमारे सामने एक विचार का प्रश्न है। या मैं इसी प्रश्न को यशपाल के एक कहानी, यशपाल के एक कोटेशन के, एक उक्ति के माध्यम से अगर प्रस्तुत करूं, तो यशपाल की एक कहानी है संतान की मशीन। और निश्चित रूप से अगर हमसे पूछा जाए संतान की मशीन कौन है, तो सर्वसम्मति से बिना कुछ सोचे छोटा बच्चा भी कह देगा माँ, यानी स्त्री। क्या स्त्री सचमुच संतान की मशीन है? तो इस कहानी में यशपाल एक प्रश्न करते हैं, और मुझे इसीलिए मैंने शुरू में यशपाल को कोट किया कि यशपाल स्त्री के पक्ष में खड़े होकर स्त्री के अस्मिता और स्त्री के मौलिक अधिकारों की तेज तर्रार लड़ाई लड़ने वाले हिंदी के एक विख्यात प्रख्यात साहित्यकार के रूप में अवश्य देखे जाने चाहिए। हालांकि उन्हें हाशिए पर रखकर दरकिनार कर दिया जाता है उनके अवदान को। वे अपनी इस कहानी में, संतान की मशीन कहानी में, प्रश्न उठाते हैं कि क्या स्त्री के शरीर की रचना पुरुष के आनंद और सेवा के लिए की गई है? और मुझे लगता है कि जब मैं आज के इस विषय पर बात कर रही हूं, तो यह यक्ष प्रश्न यही हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि क्या स्त्री के शरीर की रचना सिर्फ और सिर्फ पुरुष की सेवा, संतुष्टि और आनंद के लिए हुई है? निश्चित रूप से नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन हमारे नकार का क्या अर्थ है जब हम देखते हैं कि हमारी यह पूरी की पूरी समाज व्यवस्था स्त्री के को दैहिकता में रिड्यूस करने का ही एक सांस्कृतिक महिमा मंडित अनुष्ठान भर बनकर रह गई है। यहीं पर एक सवाल उठता है कि यदि स्त्री पुरुष के मनोरंजन की सामग्री नहीं है, हालांकि महादेवी वर्मा भी ये कहती है कि विवाहिता स्त्री, हमें यह स्वीकार करने में लज्जा आनी चाहिए कि विवाहिता स्त्री पुरुष के वैभव की प्रदर्शनी और उसके आनंद की, उपभोग की एक वस्तु बनकर रह गई है। तो यहाँ मेरे सामने यह प्रश्न उठता है कि क्या स्त्री का अपनी देह पर कोई अधिकार नहीं है? यदि नहीं है तो क्यों उसका अपनी देह पर अधिकार नहीं है? हम इस बात को नहीं है, यह एक स्वीकृति है अपनी व्यवस्था की, अपनी अवस्था की, परंपरा द्वारा पोषित स्त्री पुरुष नामक दो बाइनरीज को बनाने की, दो हीन और गौण संरचनाओं को बनाने की। लेकिन यदि हम इसी के साथ प्रश्न उठाते हैं कि क्यों स्त्री का अपनी देह पर अधिकार नहीं है,
तो यह यथास्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उसे झकझोरने का एक बुद्धिजीवी स्त्री द्वारा एक प्रयत्न किया जाता है। और इसी के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ा है एक और प्रश्न कि दरअसल दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वाधीनता आखिर है क्या? यह उच्छृंखलता में विघटित हो जाने वाला एक पुरुष अनुकरण धर्मी एक क्रिया है, या दैहिक स्वाधीनता विवेक, तर्क, बुद्धि और चेतना द्वारा अनुशासित एक सकारात्मक संरचना है? इन प्रश्नों पर विचार करना बहुत जरूरी है। अगर मैं सबसे पहले इसी प्रश्न को उठाऊं कि क्यों स्त्री दैहिक दृष्टि से पराधीन है, तो हम सब बहुत आसानी से इसका जवाब दे देंगे कि इसलिए है स्त्री पराधीन क्योंकि पितृसत्ता ने उसे पराधीन बनाया है। बहुत आसान सा जवाब है हमारे पास। हम पितृसत्ता के षड्यंत्रों को ना जानते हो, लेकिन हम यह बड़े मजे से कह देते हैं कि क्या करे स्त्री, पितृसत्ता ने उसे ऐसा ही बनाया है, परंपरा उसे ऐसा ही कह रही है। लेकिन पितृसत्ता से पहले तो मातृसत्ता थी ना, यह तो हम सब जानते हैं कि सृष्टि के सभ्यता के विकास के प्रारंभिक चरण में विवाह संस्था नहीं थी, पुरुष जब विवाह संस्था नहीं थी, पुरुष का वर्चस्व नहीं था स्त्री पर, स्त्री और पुरुष दो अलग अलग स्वायत्त स्वतंत्र लैंगिक इकाइयां थी। तो मातृसत्ता में भी तो मातृसत्ता तो पूरी तरह से स्त्री के नाम से परिचालित हो रही थी। और हम जानते हैं कि दक्ष की पुत्रियां दिति और अदिति, इन्हीं की संतानें, दिति की संतानें, हम अपनी संस्कृति की बहुत दुहाई देते हैं, इन दिनों तो खास तौर पर दुहाई देते हैं। तो दिति की संतानें दैत्य बनी और अदिति की संतानें आदित्य बनी, आदित्य जिन्हें हम देव कहते हैं। तो ये तो दो बहनों के दो कुल थे, बहनें दोनों। और हम यदि पूरी की पूरी अपने सांस्कृतिक संरचनाओं का गहराई से अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि दिति और अदिति दोनों के मात्र सत्तात्मक वंश, उनमें स्त्रियों की कोई भी गणमान्य निर्णायक भूमिका कभी भी नहीं रही है। देवों और असुरों के संग्राम में स्त्रियां कहां थीं? मां का नाम लेकर सत्ता पूरी तरह से पुरुष के हाथ में केंद्रित रही। तो क्या कारण था कि कहने को मात्र सत्तात्मक परिवार थे, लेकिन सत्ता पूरी तरह से पुरुष अपने हाथ में हस्तगत कर लेता था? क्या इसका कारण यह था कि स्त्री की तुलना में पुरुष के पास शारीरिक बल ज्यादा था? हालांकि साइंटिस्ट आज कहते हैं कि स्त्री में बायोलॉजिकल बल ज्यादा है, स्त्री की सर्वाइवल रेट ज्यादा है, हार्ट अटैक में स्त्रियों की मृत्यु कम होती है, इस शिशु दर में भी अगर हम अनुपात देखें तो लड़कियों का अनुपात की अपेक्षा लड़कों का अनुपात अधिक काल कवलित होता है, छोटे बच्चों का। लेकिन यहाँ एक यह बात भी हमें देखनी चाहिए कि क्या सिर्फ बल के माध्यम से ही सत्ताएं राज्य को प्राप्त करती हैं? क्या बल के माध्यम से ही गोरों ने कालों को गुलाम बनाया? यह तो एक भ्रम की बात है, क्योंकि कालों का जो हबशी, जिन्हें हम ब्लैक्स कहते हैं, उनका बल कहीं व्हाइट्स के बल से, गोरों के बल से ज्यादा रहा है। गुलाम व्यवस्था में भी यदि हम देखते हैं कि जो खेतों में काम करने वाले गुलाम मजदूरों का बल अपने मालिकों के बल से ज्यादा रहा है। तो शारीरिक बल दरअसल सत्ता और वर्चस्व को का निर्णय या उसकी पुष्टि नहीं करती है, इसके पीछे तंत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये आमतौर पर एंगल्स को ले या युवाल नोवा हरारी को ले, हम यह मानने लग जाते हैं कि पुरुष के हार्मोन्स ने ने उसको आक्रामक और हिंसक मनोवृत्ति दी है। उस वजह से उसकी अपनी अद्भुत संगठन दक्षता की वजह से, जो कि स्त्रियों में आज भी संगठन क्षमता का भाव है, हम सिस्टरहुड का नारा लगाते हैं, लेकिन स्त्रियां छोटे छोटे मुद्दों पर बची रहती हैं और पुरुष अपने तमाम मतभेदों को नजरअंदाज करके अपने एक कॉमन कॉज की लड़ाई बेहद संगठित भाव से करते हैं। तो उनकी है संगठन क्षमता और बाहरी दुनिया का एक्सपोजर,
क्योंकि बाहरी दुनिया का एक्सपोजर फिर से बुद्धि तत्व के प्रधान होने की सूचना देता है। और हमें यह मानना चाहिए कि स्त्रियों से जब उनको सिधाया गया है, बल्कि मैं यहाँ यह बात और ये कहना चाहूंगी कि स्त्रियों को उसी दृष्टि से पालतू, उसी क्रिया प्रक्रिया में पालतू बनाया गया है, जैसे एंगल्स कहते हैं या युवाल नोवा हरारी भी कहते हैं, जैसे पुरुष ने जानवरों को पालतू बनाया। हाथी बहुत बलशाली है, लेकिन हाथी को महावत एक छोटे से अंकुश से अपने अधीन कर लेता है। घोड़े की गति का मनुष्य मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन घोड़े की पैर में नाल ठोककर मनुष्य ने उसे अपने अधीन किया है। उसी तरह से रीछ या बैल, उनकी नाक में नकेल डालकर उन्हें पालतू बना लिया गया है। और यदि हम 12,000 साल पहले जो कृषि संस्कृति हुई थी, उस कृषि संस्कृति की नजर से मनुष्य की सभ्यता के इतिहास को देखें, तो वह कृषि संस्कृति में बैल को अगर हम प्रवक्ता बनाएं, तो बैल कहेगा कि मनुष्य की प्रगति का इतिहास दरअसल मनुष्येतर प्राणियों पर हिंसा का इतिहास है। उसी तरह से मैं ये कहना चाहूंगी कि मनुष्य की सभ्यता का विकास स्त्री की पराधीनता का एक बहुत बड़ा आख्यान है। स्त्री के कब्रगाह पर, स्त्री की स्वतंत्र अस्मिता और चेतना की कब्रगाह पर ही पुरुष ने अपनी सत्ता, तंत्र और वर्चस्व को विकसित किया है। तो जिस तरह से जानवरों को सिधाने के लिए अंकुश, नकेल या नाल का सहारा लिया गया है, स्त्री को पुरुष ने पालतू बनाया है सतीत्व की अवधारणा से। आज भी हम कहेंगे अच्छी स्त्री कौन है? अच्छी स्त्री सती स्त्री है। यह सतीत्व की अवधारणा दो स्तरों पर स्त्री को पराधीन बनाती है। सबसे पहले उसकी यौनिकता और उसके जननांग पर पुरुष के नियंत्रण को स्वीकृति देती है। इस वजह से हम देखते हैं कि बेशक मातृ सत्ता रही है या उसके बाद पितृ सत्ता आई है, स्त्री के लिए संतान प्रजनन का काम स्वैच्छिक ना होकर किसी एक तंत्र, किसी एक संस्था, किसी एक व्यक्ति की मनोकांक्षाओं के अधीन होकर रह गया है। आज भी हम कितनी स्त्रियां दंभ भरेंगी कि अपनी संतान के लिंग के लिए वो कोई निर्णय ले पाई है, या उसने कितने बच्चे पैदा करने हैं, कितने कितने अंतराल पर बच्चे पैदा करने हैं, या उसने बच्चे को जन्म ही नहीं देना है, यह निर्णय कितनी स्त्रियां एकल भाव से अपने परिवार में ले पाती हैं। आज भी स्त्री की यौनिकता और जननांग पर पुरुषों का ही अधिकार है। और उसको, स्त्री को डोमेस्टिकेट या पालतू बनाने में एक दूसरी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है उसके मस्तिष्क पर नियंत्रण। जब उसके मस्तिष्क पर नियंत्रण होगा तो उसकी विचार की क्षमता कुंद होते होते क्रमशः उसकी प्रतिरोध की क्षमता को भी नष्ट कर देती है। और जब आप किसी से प्रतिरोध की क्षमता छीन लेते हैं तो आप उसे एक मुर्दा, एक लाश में परिणत कर देते हैं, जिसके साथ आप मनचाहा खेल खेल सकते हैं। तो इस तरह से यदि हम स्त्री को यौनिक रूप, एक देह के रूप में, एक यौनिक इकाई के रूप में बदलने की एक पूरी की पूरी प्रक्रिया को देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि क्यों स्त्री पर यौन हिंसा या स्त्री को पुरुष के वर्चस्व का उपनिवेश बनाकर उसे रौंदा कुचला गया है। क्योंकि शत्रु के साथ दया करने का अर्थ यह होता है कि शत्रु को अपने पैरों पर खड़े होने का एक मौका देना। मैं कितने ही उदाहरण देना चाहती हूं कि जब पुरुष तंत्र ने स्त्री के यौनिकता को अपना अधीन लिया, तो उस समय बहुत सी कुप्रथाएं आई, जैसे सुन्नत प्रथा। सुन्नत प्रथा जो स्त्री, हम उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और सुन्नत प्रथा का यदि एक दिल दहला देने वाला पाठ हमें करना हो, तो निश्चित रूप से हमें जयश्री राय के उपन्यास दर्दजा को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो यह जो सुन्नत प्रथा है, यह स्त्री को पुरुष के
जर खरीद गुलाम के रूप में, एक यौनिक साथी के रूप में, साथी भी नहीं, एक यौनिक दासी के रूप में प्रस्तुत करती है। इसी के साथ विवाह संस्था अस्तित्व में आती है और हम देखते हैं कि विवाह संस्था पुरुष द्वारा अपने मन माने खेल खेलने का एक बहुत बड़ा मैदान है। विवाह संस्था में विवाह के कितने 8 रूप तो हमारे शास्त्रों में, हमारे पौराणिक ग्रंथों में स्वीकारे ही गए हैं, जिसमें नियोग भी है, राक्षस विवाह भी है, गंधर्व विवाह भी है और भी कई तरह के विवाह है। जिस वजह से यदि स्त्रियों को संतान नहीं होती है तो कुंती या माद्री की तरह, या विचित्र वीर और चित्रांगद की दोनों जब मर गए हैं, उनकी पत्नियों द्वारा संतान उत्पन्न कराने के लिए व्यास को भेजा जाता है, जो क्रमशः धृतराष्ट्र, विदुर और धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जनक बनते हैं। विवाह संस्था के भीतर किस स्त्रियों को बाहरी पुरुष से क्रॉस कराया जाता है। इसे हम नियोग प्रथा भले ही कह दें, लेकिन यह स्त्री पर यौन हिंसा का एक बहुत क्रूर अमानवीय उदाहरण है। उसी तरह से एक कुंती यदि अपनी इच्छा से सूर्य से प्रेम करके पुत्र पैदा करती है तो वह सामाजिक कलंक, ग्लानि, शर्म और लांछना की शिकार बनती है और उसे उस नवजात पुत्र को नदी में बहा देना पड़ता है और ताउम्र उस पुत्र को सामने खड़े देखकर भी वह उसे अपने अन्य पुत्रों की तरह गले नहीं लगा सकती है। वही स्त्री जब संस्था द्वारा, विवाह संस्था द्वारा, पितृसत्ता द्वारा बाध्य की जाती है कि अपने नपुंसक पति को संतान देने के लिए अन्य पुरुषों के साथ समागम करे, तब उसकी संतान को न केवल पिता का नाम दिया जाता है, न केवल उसे समाज स्वीकार करता है, बल्कि माता, राजमाता के रूप में कुंती के वर्चस्व को, स्थान को, प्रतिष्ठा को बनाए भी रखता है। तो क्या यह उदाहरण हिंसा के उदाहरण नहीं है? कुंती और सूर्य की कथा में जब प्रेम आता है तो क्या यहाँ यह सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए कि हमारी यह विवाह संस्थाएं जब स्त्री की यौनिकता पर नियंत्रण करती हैं और वह उसे संतति पैदा करने की एक मशीन भर में रिड्यूस कर देती हैं, तब उस स्त्री से जानबूझकर प्रेम करने के अधिकार को छीना जाता है। हम जानते हैं कि एक तरफ कृष्ण राधा से प्रेम करने के लिए स्वतंत्र हैं और कृष्ण के उस प्रेम की पुकार को राधा सुनती है और उसे रिस्पॉन्ड करती है, और कृष्ण जब राधा से ऊबकर अपने राजकाज के लिए, अपने बड़े राजकीय दायित्वों के लिए द्वारका चले जाते हैं और जब महाभारत के युद्ध का आयोजन करते हैं, तब हम पलटकर कभी कृष्ण से बात नहीं करते कि जिस राधा को उसके दाम्पत्य जीवन से बाहर निकालकर तुमने अपनी सहचरी बनाया था, अपने अंकशायनी बनाया था, उस राधा को अब तुम भूल क्यों गए हो? उसके प्रति अपने दायित्व का स्मरण क्यों नहीं कर रहे हो? हम प्रतीक्षा में खड़ी, दुरदुरा दी गई, तिरस्कृत और अपमान की ज्वाला से भीगती कनुप्रिया को, राधा को धर्मवीर भारती के गीत काव्य कनुप्रिया में अवश्य देखते हैं, लेकिन हम अपने समाज में इस प्रश्न पर बिल्कुल विचार नहीं करना चाहते कि प्रेम करने की स्वतंत्रता सिर्फ पुरुष को ही क्यों है। प्रेम अकेले तो किया नहीं जा सकता, प्रेम करने के लिए पार्टनर चाहिए। पुरुष अपनी मर्जी से स्त्री का चयन और अपहरण करने को स्वतंत्र है, चाहे वह रुक्मणी हरण हो, चाहे वह सुभद्रा का हरण हो, चाहे वह संयोगिता का हरण हो। पौराणिक साहित्य से लेकर ऐतिहासिक साहित्य तक हमें अपहरण की एक बहुत बड़ी परंपरा मिलती है, चाहे वो भीष्म द्वारा अपने भाइयों के लिए अम्बपालिका का हरण किया गया हो। हरण हमारे पुरुषार्थ का प्रतीक है,
पौरुष, हमारी भारतीय परंपरा में पुरुष के पौरुष का, वीरता का, शौर्य का प्रतीक है। लेकिन वहीं यदि एक स्त्री अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करके प्रेम का अधिकार अपने हाथ में लेती है, विवाह करने के लिए वह अपनी मर्जी से विवाह प्रस्ताव रख देती है, तब उसे हम कुल्टा स्त्री कहकर हम उसकी नाक कान काट देते हैं। निश्चित रूप से हमारे सामने शूर्पणखा का उदाहरण है। तो यह स्त्रियों को उसकी यौनिकता के आधार पर छलने के प्रपंच हमारी परंपरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ आप एक प्रश्न भी उठा सकते हैं और उठाना भी चाहिए कि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं भाई, क्यों बार बार पीछे जाना है? 5000 साल पहले की संरचनाओं में हम क्यों जाए? और क्या पता ये सब हुआ भी था या ये कपोल कल्पित ग्रंथ भर है, क्योंकि मैं भी डंके की चोट पर कहती हूँ कि रामायण और महाभारत ये कोई इतिहास सम्मत डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं कि ऐसा हुआ है, ये तो कपोल कल्पित रचनाएं हैं, ठीक उसी तरह से जैसे होरी गोदान का एक पात्र है। लेकिन यदि हमारे समाज में वही समस्याएं 5000 साल पहले की समस्याएं ज्यों की त्यों कदम धरते हुए हमारे समाज में उपस्थित हो गई हैं, यदि आज स्त्री की स्वाधीनता, स्वतंत्रता, स्वायत्तता और उसकी अस्मिता को लेकर की जाने वाली बहसों का अंत करते हुए ये कह दिया जाता है कि भले घर की लड़कियां ऐसा नहीं करती क्योंकि हमारी परंपरा यही है, तो निश्चित रूप से हमारा सबसे बड़ा दायित्व यह बनता है कि हम अपनी परंपरा को प्रश्न चिन्हित करने का निर्भीकता और उदारता अर्जित करें। हम जानते हैं कि हमारा पौराणिक साहित्य स्त्री के स्वायत्तता और स्त्री की प्रतिष्ठा के मर्दन का इतिहास रहा है। हमें इस चीज को स्वीकार करना चाहिए, बेशक भरे गले से स्वीकार करना चाहिए, बेशक संकोच और शर्म से भरकर स्वीकार करना चाहिए, लेकिन जो सत्य हमें सामने दिखाई पड़ रहा है कि हमारा तमाम सांस्कृतिक महिमा मंडन स्त्री की लाश पर हुआ है, यह एक बहुत कठोर सत्य हमारे सामने है। और एक चीज हमें और स्वीकार करनी चाहिए कि हमारा निकट, बिल्कुल आसन्न अतीत में घटित स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास वह स्त्री को मुक्त करने का इतिहास रहा है। स्त्री के मानवीय अस्मिता को परिभाषित करने का और आविष्कृत करने का एक इतिहास रहा है। उस समय तमाम समाज सुधारकों ने, राजनीतिज्ञों ने, कार्यकर्ताओं ने और उनके अनुकरण में अधिकांश भारतीय जनता ने स्त्री को सामाजिक कुरीतियों से मुक्त करने का एक बड़ा अभियान छेड़ा था। विवाह से जुड़ी हुई तमाम सामाजिक कुरीतियां, बहु विवाह प्रथा हो, बाल विवाह प्रथा हो या विधवा विवाह को मान्यता देने की बात हो, या स्त्री की शिक्षा का और काम काज यानी आर्थिक स्वावलंबन का अधिकार हो, ये सारा का सारा एक बहुत बड़ा एक वैचारिक आंदोलन हमने अपने निकट अतीत में देखा है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि आज से 100 बरस पहले और 70 बरस स्वतंत्रता के समय जो आंदोलन एक संविधान की एक पुस्तक में हमारे संवैधानिक कानूनों के रूप में हमारे सामने लैंगिक भेदभाव को एक क्राइम के रूप में वो उसको क्राइम के रूप में उसे डिकोड करता रहा है, क्या आज हमारे समाज में लैंगिक असंतुलन, लैंगिक भेदभाव, लैंगिक हिंसा समाप्त हो गई है? यदि ऐसा नहीं हुआ है, यदि आज भी यूपी जैसी एक स्टेट में 2019 के आंकड़ों की यदि मैं बात करूं तो 2019 के आंकड़े हमें दहलाने की एक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं कि यूपी जैसी एक अकेली स्टेट में हर रोज वहां 87 रेप के केस हुए हैं। हम उन्नाव, बदायूं,
बलरामपुर, हाथरस, इन सब और निर्भया, इन सब हादसों को तो कभी भी नहीं भूल सकते। यदि पौराणिक महिमा मंडन से, यदि आसन्न अतीत में हुए समाज सुधार आंदोलन मात्र से स्त्रियों की स्थिति बेहतर हो सकती, तो आज हम इस विषय पर बातचीत करने के लिए यहाँ एकत्रित ही नहीं होते। आज हमें स्त्रियों पर की जाने वाली यौन हिंसा के कितने ही रूप दिखाई पड़ रहे हैं। रेप है, रेप को परिभाषित करने के लिए ही कितने कितने, जुडिशरी की ही बात लें तो अभी हम जानते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट में एक महिला जज ने ये कहा है कि एक माइनर लड़की के यदि कपड़ों के ऊपर से पुरुष स्पर्श करता है तो वह रेप या यौन हिंसा में वह नहीं आता है। तो क्या यौन हिंसा तब होगी जब स्त्री के साथ बलात्कार ही कर लिया जाएगा? और जब स्त्री के साथ बलात्कार होता है तो यही राजनेता, चाहे वो स्त्रियां हो या पुरुष हो, वो ये कहती है कि लड़कियां घर से बाहर निकलती ही क्यों है। स्त्रियां पुरुषों को अपने कम कपड़े पहनकर, देह उघाड़कर उन्हें आकृष्ट क्यों करती हैं? उसमें यदि 80 साल की एक वृद्धा और 3 महीने की लड़की के साथ, बच्ची के साथ यदि बलात्कार हुआ है तो भी उसके लिए दोषी स्त्रियां ही क्यों मानी जाती है? यहां मुझे फिर लगता है कि हम आज के मुद्दों पर तब तक कंसंट्रेशन के साथ बात नहीं कर पाएंगे जब तक हम हमारे आंख में धूल झोंकने वाली परंपराओं को कठोर वक्र भंगिमा से प्रश्नांकित नहीं करेंगे। मैं यहाँ एक उदाहरण से बात करना चाहूंगी, एक रेप, प्रेम और मैरिटल रेप। इस ट्रिक में मैं एक घटना को, हमारी पौराणिक घटना को ही लेना चाहूंगी, क्योंकि मैं ये मानती हूं कि स्त्री की मुक्ति तब तक संभव नहीं जब तक हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार नहीं कर लेंगे। मैं यहाँ इस ट्रिक को लेना चाहूंगी अहल्या गौतम इंद्र। वृद्ध गौतम ने अपनी पालिता पुत्री 15-16 साल की अहल्या से विवाह किया। उस लड़की के पास कोई विकल्प नहीं है कि वह जिसे आज तक पिता समझती रही है उसके सहधर्मिणी के रूप में, उसके सेक्सुअल पार्टनर के रूप में वह अपना रोल अदा करे। उसके साथ इस रोल से, इस बाध्यता से मुक्त होने का कोई विकल्प नहीं है। क्यों हम यह कल्पना नहीं करते कि हर रोज अपने पति के साथ समागम करते हुए अहल्या मैरिटल रेप की शिकार होने की त्रासदी को अनुभव नहीं करती रही होगी? यदि अहल्या को इंद्र से प्रेम हुआ है तो वह गुनाह क्यों है? हमें इस प्रश्न से भी दो चार होना होगा। क्या अपना ही समवयस्क, आकर्षक, सुंदर युवक से प्रेम करने की चाहत और अधिकार स्त्री को नहीं है? ठीक उसी तरह से जैसे पुरुष को अपने हमउम्र, सुंदर, आकर्षक स्त्री से प्रेम करने का अधिकार है। यदि उसने एक वयस्क निर्णय के अनुरूप इंद्र के साथ समागम करने पसंद किया है तो वह कहीं भी उसके मानवीय अधिकार का अतिक्रमण करना नहीं है। तीसरी बात कि यदि इंद्र और अहल्या का दैहिक संसर्ग हुआ है तो उसे हम क्या रेप की भूमिका में रखें और हमें उसके लिए इंद्र को रेपिस्ट मानकर उसे दंड दें? और हम जानते हैं कि इस पूरे के पूरे प्रकरण में गौतम बुद्ध को, ऋषि गौतम को जज की भूमिका में हमने, हमारी संस्कृति ने, हमारे समाज ने और हमारे आज के विवेक ने भी उसे गौतम को जज की भूमिका में रखा है। इसीलिए वह अपनी पत्नी को पत्थर हो जाने का शाप देता है और इंद्र को वह सहस्त्र योनिजा होने का शाप देता है। यानी उसके पूरे के पूरे शरीर में माथे से लेकर पैर तक 1000 योनि बनती है, जो कि उसकी सामाजिक ग्लानि का प्रतीक है। लेकिन यही मैं यह बात कहना चाहूंगी कि हम यह डिसाइड करें, हमें निर्णय करना होगा कि दरअसल इस ट्रिक में दोषी कौन है, रेपिस्ट कौन है। क्या गौतम रेपिस्ट नहीं है? इंद्र तो प्रेमी है,
और दोनों ने अपने एक बालिग स्वीकृति सहमति से वह संबंध बनाया है। और यदि इंद्र को दंडित किया गया है तो क्यों ऋषि गौतम ने सहस्र योनि को सहस्र आंख के कंसेशन में रिड्यूस कर दिया? ठीक यही हम देखें कि हमारी कोर्ट्स रेपिस्ट को क्यों बरी कर देती हैं। स्त्री को अपने खिलाफ रेप के चार्ज को प्रूव करने के लिए बहुत अपमानजनक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसे गवाह जुटाने पड़ते हैं, उसे उस टॉर्चरस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से बार बार गुजरकर एक सामाजिक अपमान को गले लगाना पड़ता है, और रेपिस्ट को बेनिफिट ऑफ डाउट देकर छोड़ दिया जाता है। क्या यह प्रवृत्ति हमने गौतम इंद्र के प्रकरण से नहीं ली है? यदि इंद्र रेपिस्ट है, यदि उसने एक अकरणीय दंडनीय अपराध किया है, तो क्यों उसके दंड का परिमार्जन करती है न्यायपालिकाएं? यह प्रश्न हमें अपने सामने पूछना होगा। इंद्र, यदि, हालांकि मेरी दृष्टि में इंद्र दोषी नहीं है, लेकिन यदि इंद्र या कोई भी पुरुष दोषी है और उसे यदि सहस्र योनि अपने शरीर पर धारण करने का एक अपमानजनक दंड मिला है, तो उस योनि को सहस्र नेत्रों में तब्दील करने का अर्थ यह हो जाता है कि वह नेत्र उसकी अंतः प्रज्ञा के, उसके विवेक के प्रतीक बनकर उस अपराधी को एक महापुरुष के रूप में, एक विवेकशील पुरुष के रूप में हमारे सामने रखते हैं। यदि हम अपनी परंपराओं को विश्लेषित करने का सामर्थ्य अर्जित नहीं कर पाएंगे, तो हम अपने आज के वर्तमान संदर्भों से भी दो चार नहीं हो पाएंगे। बांग्लादेश में 1971 के युद्ध में हम जानते हैं कि 9 महीने तक किस तरह से खंदकों में, बैरक्स में सिपाहियों ने, जवानों ने स्त्रियों को अपनी वासना का शिकार बनाए रखा। उन्हें वस्त्र भी पहनने की इजाजत नहीं थी, उनके केश भी काट दिए गए थे, और वे गर्भवती होकर या बच्चों को जन्म देने के बाद वहां से वो जब उन्हें मुक्त किया गया तो वो बहुत ही शर्मनाक अवस्था में हमें मिली। क्या इसके बाद तमाम मानवाधिकारों, स्त्री विमर्श की अनुगूंजों और ढेर सारे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कानूनों के बावजूद स्त्री की स्थिति सुरक्षित हुई? क्या स्त्री पर यौन हिंसा नहीं हुई? क्या आज हम लोग अपने अपने मंचों पर मिलकर, अपने स्त्रियां जब छोटे छोटे गुटों में बैठती हैं अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, समाज में छोटी छोटी बैठकों में, क्या वो इस प्रश्न पर विचार करती है कि ठीक यही यंत्रणा की पुनरावृत्ति चीन में उइगर मुस्लिम स्त्रियों के शारीरिक दैहिक शोषण में वही टेक्निक अपनाई जा रही है? और स्थितियां तो इतनी बदतर हो गई हैं कि उन उइगर मुस्लिम स्त्रियों को जिन कंसंट्रेशन कैंप्स में, जिन्हें इंटर्नमेंट कैंप का नाम दिया जाता है, वहां स्त्रियों को रखा जा रहा है नग्न रूप में, उनके बाल काटकर। ठीक वही पुनरावृत्ति, साथ में उसमें एडिशन यह किया गया है कि उनके जननांग में एक बिजली की छड़ घुमा दी जाती है और उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं। दरिंदगी का हर पल बढ़ते रहना दरअसल स्त्री को नैतिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, भावनात्मक रूप से कमजोर करने का षड्यंत्र है। बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, मैं देख रही हूँ समय बहुत ज्यादा हो गया है और मैं साहित्य की बात तो इसमें बहुत ज्यादा ले ही नहीं पाई हूँ, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यह आता है कि क्यों स्त्रियों पर यह दमन का अमानुषिक तंत्र अपनी तमाम विभीषिका और भयावहता के साथ अभी भी मौजूद है? क्या इसीलिए कि स्त्रियों ने मानसिक रूप से हथियार डाल दिए हैं और वे मैरिटल रेप की शिकार होते हुए भी? यहां मैं एक तथ्य की और संकेत करना चाहूंगी कि पूरे विश्व के कुल जमा 36 देश ऐसे हैं जहां मैरिटल रेप दंडनीय अपराध नहीं है, और विश्व गुरु कहलाने वाला भारत दुर्भाग्यवश उन 36 देशों की सूची में है जहां मैरिटल रेप पति का प्रेरोगेटिव है, वह स्त्री
के पक्ष में खड़े होकर न्याय की फरियाद लगाना और उसे दंडनीय अपराध करने में नहीं है, जबकि इराक जैसा खाड़ी देश, जिसे हम पिछड़े हुई मानसिकता के देश, मुस्लिम देशों को कहते हैं, इराक में मैरिटल रेप एक दंडनीय अपराध है। तो आज स्त्री को अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, अपनी दैहिक स्वाधीनता अर्जित करने के लिए अपने से ही कुछ सवाल करने होंगे कि क्या वह मैरिटल रेप की शिकार होने के बावजूद उसे स्वीकृति दे रही है, या अपने स्तर पर वोकल होकर वह इससे लड़ने का एक उपाय कर रही है। दूसरे, क्या वह अपने बच्चों को, लड़के और लड़की को स्टीरियोटाइप रोल मॉडल्स में ही उनकी परवरिश करके उन्हें कामधेनु और सांड के रूप में ग्रूम कर रही है, या उन्हें उदग्र नागरिक चेतना से संपन्न एक मनुष्य बना रही है, जहां लैंगिक भेद के साथ तमाम तरह के भेद, चाहे वो धर्म के हो, कास्ट के हो, कलर के हो, वे अपने आप में बेमानी हो जाते हैं। दरअसल यह समय समकालीन संदर्भों से जुड़ने, उन पर छोटे छोटे ग्रुप्स में बहस करने का समय है। अक्सर स्त्रियां, मैं बुद्धिजीवी स्त्रियों की बात नहीं कर रही, आम तबके की, आम स्त्रियों की बात करती हूँ। अक्सर स्त्रियां घरेलू मसलों की बात करती हैं, व्रत त्योहार की बात करेंगी, फैशन की बात करेंगी, शॉपिंग की बात करेंगी, अपने बच्चों या अपने दुखड़ों की बात करेंगी, लेकिन वह गंभीर समसामयिक समस्याओं से अपने बौद्धिक जुड़ाव को साझा नहीं करती हैं। वे स्त्री जीवन को आक्रांत करने वाली समस्याओं की बात नहीं करती हैं। वे एक नई पीढ़ी की पथ प्रदर्शिका होने के दायित्व को वे अपने आम जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में नहीं लेती हैं। यदि ऐसी बात होती तो आज स्त्रियों की समस्या पर घरेलू स्त्रियों की तरफ से भी बहुत बड़ी मांगे आती, प्रदर्शन होते। स्त्री एक्टिविस्ट हो या ना हो, लेकिन माँ के रूप में वह अपनी संतति को किस तरह के संस्कार दे रही है, यह एक बहुत बड़ी बात है। और इस समस्या से जूझने का एक अंतिम उपाय मुझे यह लगता है कि हमें प्रश्नांकित करना होगा कि जो शिक्षा हमें दी जा रही है, वह शिक्षा हमें, विशेष रूप से स्त्री को, और स्त्री ही क्यों, पुरुष को भी, क्या वह शिक्षा का वर्तमान मौजूदा स्वरूप एक इकाई के रूप में मनुष्य को विश्लेषणशील बना रहा है? क्या उसे अपने समय से, समाज से जोड़ रहा है? क्या शिक्षा का अर्थ नौकरी का आखेट करने के लिए पाया गया प्रशिक्षण बनकर तो नहीं रह गया है? यदि ऐसा है तो दरअसल हम एक शिक्षा को बाहरी कोट बनाकर हम ओढ़ लेते हैं, अंदर हम उसी जहालत के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। शिक्षा यदि नागरिक चेतना को, हमारे विवेक को पुष्ट करती, तो आज हम हर तरह के अन्याय, अनाचार के लिए खुद 2 कदम आगे बढ़ाते। हम पोस्ट ट्रूथ के समय में झूठ को जीतने ना देते। हम मीडिया के सहारे फेक न्यूज को अपना आहार बनाकर, उस विष को अपना आहार बनाकर हम बोलने के नाम पर विष वमन ना करते। आज यदि हमें किसान आंदोलनों में किसानों की बजाय, अपने पड़ोस में रहने वाले किसान की बजाय कोई खालिस्तानी आतंकवादी दिखाई पड़ रहा है, तो दरअसल शिक्षा हमें अपने समय से, सरोकारों से और मनुष्यता से दूर ले जा रही है। जब हम इतने नजदीक खड़े समस्या की विभीषिका को अपनी दृष्टि से नहीं देख पाते हैं, तो एक पूरा तंत्र जब स्त्री का आखेट करने के लिए तैयार है, कैसे स्त्री अपनी मुक्ति का आख्यान रच सकती है? हमें यह मानना होगा कि यदि हम स्वयं संगठित होकर अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हर युग में राजा राम मोहन राय नहीं होते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं आएंगे। अब समय आ गया है कि हमें अपने पैरों पर चलकर अपनी लड़ाई लड़नी होगी। तो स्त्रियों को
अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। हाय हाय करने से तो जजेस यही कहेंगे, 55% जजेस भी ये कहेंगे कि स्त्रियों के ऊपर जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो सही होती है। रेप पुरुष नहीं करते, स्त्रियां रेप के लिए आमंत्रित करती हैं। और मैरिटल रेप नामक कोई भी चीज नहीं होती, क्योंकि यदि हम इसे मैरिटल रेप को दंडनीय अपराध मान लेंगे तो परिवार टूट जाएंगे, विवाह संस्था टूट जाएगी। हमें याद रखना होगा कि जेएस मिल और अन्य समाज सुधारकों ने 19वीं सदी में भी और उससे पहले भी ये कहा था कि विवाह संस्था स्त्री पर बलात्कार की कानूनी वैध संस्था है। आज स्त्री हर तरह के यौन हिंसा की शिकार है और प्रेम को लव जिहाद के माध्यम से आज नए ढंग से कुचलने की कोशिशें की जा रही हैं। स्त्री जब जब प्रेम करती है, स्वतंत्र निर्णय लेती है, तो यथास्थितिवादियों के पैरों तले की जमीन खिसकने लगती है, क्योंकि स्त्री का महिमा मंडन करके वे उसके मस्तिष्क को अपने चंगुल में फंसाना चाहते हैं। स्त्री पर यौन शोषण की प्रक्रिया पूरी तरह से ध्वस्त हो सकती है जिस दिन स्त्री प्रेम करने को, स्वच्छंद स्वाधीनता से बोलने को अपना एक नैतिक मौलिक अधिकार मानेगी। प्रेम करने का अर्थ है निर्णय लेना, अपनी स्वायत्तता की घोषणा करना, एक विवेकशीलता के साथ एक वयस्क भाव से अपनी जिंदगी के सहचर का चुनाव करना। और यहाँ बिल्कुल 1 मिनट में अंतिम बात कहूंगी कि स्त्री यदि देह नहीं है, दैहिक स्वाधीनता स्त्री का मौलिक अधिकार है, तो उसे यह भी जानना चाहिए कि दरअसल दैहिक स्वतंत्रता है क्या। दैहिक स्वतंत्रता स्वाधीनता का अर्थ पुरुष की तरह उच्छृंखल हो जाना नहीं है। वर्चस्व की एक नई इबारत लिख देना दैहिक स्वाधीनता नहीं है। दैहिक स्वाधीनता सिर्फ अपनी देह रस के लिए, अपनी यौन पिपासा को शांत करने का एक क्रांतिकारी, सो कॉल्ड तथाकथित क्रांतिकारी कदम नहीं है। दैहिक स्वाधीनता दरअसल देह में स्थित मस्तिष्क और हृदय दोनों को एक दूसरे के संदर्भ में जोड़ना है, क्योंकि मस्तिष्क अर्थात बुद्धि के बिना, बुद्धि के साथ जब हृदय अर्थात भावना संयुक्त होती है, तभी चेतना का और विवेक का अभ्युदय होता है। यदि हृदय है लेकिन बुद्धि नहीं है, तो हृदय में स्थित भावना लिजलिजेपन में विघटित हो जाती है। लिजलिजी करुणा के रूप में, भावुकता के रूप में वह विघटित हो जाती है। और यदि उस हृदय को बुद्धि का संगम मिलता है, उसके साथ वह अनुशासित होती है, तो वह विवेक के रूप में, चेतना के रूप में उसको ऊर्ध्व यात्रा पर ले जाती है। आज स्त्री के सामने विकल्प नहीं है, यह अनिवार्यता है कि वह स्वयं को इस पितृ सत्ता द्वारा अनुशासित मोहरा मानना छोड़ दे और एक विचारशील मानवीय इकाई के रूप में जाने। युवाल नोवा हरारी ने सेपियंस में कहा था कि अब तक 70,000 साल के मनुष्य के इतिहास में 3 क्रांतियां हुई हैं। 70,000 साल पहले संज्ञानात्मक क्रांति, 12,000 साल पहले कृषि क्रांति, 500 साल पहले वैज्ञानिक क्रांति। मेरी दृष्टि में अब एक चौथी क्रांति का समय आ गया है, वह है अस्मिता क्रांति, जिसके अग्रभूमि के रूप में पिछले 30 वर्षों से अस्मिता विमर्श अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इस चौथी क्रांति, अस्मिता क्रांति के सिपाही निश्चित रूप से स्त्रियां तो होंगी ही, साथ ही स्त्रियों की बेहतर विवेकशील मानवीय शिक्षा से दीक्षित नई पीढ़ी के युवक युवतियां भी होंगी। शुक्रिया। शुक्रिया बड़ी बिंदी क्लब, मुझे अपनी बात इतने विस्तार पूर्वक रखने का अवसर देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज आपके इस वक्तव्य से हम सबका ज्ञान वर्धन हुआ और बहुत सारी बातें जो मैं चाहती थी कि जो हमने आपके पुस्तकों में पढ़ा है, लेखों में पढ़ा है, वो हमारी बड़ी बिंदी तक आपके साथ जाए, रूबरू होकर के आप ये बातें उन तक पहुंचाएं, क्योंकि
छात्र रूप में जो हम लोग आपको पढ़ते रहे हैं वो हम जानते हैं, आपके विचारों से अवगत हैं, लेकिन हमारी सभी बड़ी बिंदी आज आपके विचारों से अवगत हो पाई। और मुझे लगता है कि समाज की आंखें खोलने के लिए मैम आपका ये जो प्रयास है, समाज को सही बात बताने और दिखाने का जो आपका प्रयास है मैम, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हम कृतकृत्य हुए मैम, और सभी बड़ी बिंदियों की तरफ से मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी बड़ी बिंदी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय 3 बजे मिलेंगे अगले लाइव के लिए। बहुत शुक्रिया धन्यवाद मैम। शुक्रिया।